नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है लद्दाख गतिरोध को लेकर। पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ जिस तरीके से सेना टकराव अभी भी जारी है, उसे ध्यान में रखते हुए अब भारतीय सेना ने अपनी एक विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में जहां एक तरफ भारतीय सेना ने करीबन 350 आर्टिलरी सिस्टम और विंटराइज्ड हाविजर्स को तैनात करने के बाद भारतीय सेना के जवानों को लंबी दूरी की और ज्यादा ऊंचाई से ज्यादा सटीक रूप से निर्देशित करने के लिए अलग अलग तरीके के ड्रोन और निगरानी उपकरण दिए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, 10 रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम और 44 यानी कि 44 अपडेटेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम के साथ साथ 106 इनर्शियल नेविगेशन जो सिस्टम है उनकी स्वदेशी खरीद के लिए अगले कुछ दिनों में एक प्रस्ताव भी जारी किया जाएगा। अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें जो मानव रहित हवाई वाहन है भारत के पास, उनमें इजराइल के हेरॉन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो छोटे नए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम होंगे, इनकी ऑपरेशनल रेंज 15 से 20 किलोमीटर से लेकर 60 से 90 किलोमीटर तक होगी। और यही नहीं, इसके अलावा सबसे खास बात ये रहेगी कि इन सिस्टम्स के यानी कि ये जो मिनी ड्रोन्स है वो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी करने में बेहद फायदेमंद साबित होंगे। सेना का मानना है कि अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य में इनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। कोरियन मीडिया की तरफ से यह खबर आ रही है कि जो साउथ कोरिया की नौसेना है उनकी 9 KSS पनडुब्बियों में कई बड़े डिफेक्ट्स पाए गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो 9 KSS पनडुब्बियां हैं वो जर्मनी की टाइप 214 का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं वो है इसके इन्वर्टर मॉडल केबल्स में फॉल्ट का पाया जाना, जो कि पनडुब्बी प्रपल्शन सिस्टम का सबसे जटिल कंपोनेंट होता है और इसे जर्मनी की फर्म सीमेंस ने बनाया है। और यही वजह है कि कुछ सालों से लगातार साउथ कोरिया की नौसेना इस तरीके की समस्या से जूझ रही है। दरअसल ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि साउथ कोरिया और जर्मनी ये दोनों ही भारतीय नौसेना के P75I प्रोजेक्ट के कंटेंडर है, जिसमें कि साउथ कोरिया ने भारत को अपना KSS-3 डिजाइन पेश किया है जो कि जर्मन 214 पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने भारत को टाइप 212 CD सबमरीन की पेशकश कर रखी है। ऐसे में साउथ कोरिया खुद ही इस तरीके की परेशानी झेल रहा है तो वो भारतीय नौसेना के इस टेंडर के लिए अब योग्य नहीं होगा। दोस्तों, अगली अपडेट सबसे महत्वपूर्ण आ रही है जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। अब इन पाकिस्तानियों को बेहद करीबी से निशाना बनाएगी भारतीय वायुसेना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आप जान लो। दरअसल दोस्तों, डिफेंस एक्सपो 2022 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दीसा में एक नए एयरबेस की आधारशिला रखने वाले हैं, जहां की 4500 एकड़ की जमीन को पहचाना गया है, जिसमें कि ये एयरबेस बनाया जाएगा और ये 2024 तक बन जाएगा। खास बात क्या है इस एयरबेस की यानी कि दीसा एयरबेस की, वो ये है कि ये काफी रणनीतिक जगह पर है यानी कि साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में, और ये मात्र 130 किलोमीटर दूर है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे वायुसेना के फाइटर जेट्स को ये होगा कि एरियल डिस्टेंस एक तो कम हो जाएगा, साथ ही हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए भी पाकिस्तान की गहराई में अटैक करना आसान हो जाएगा, खासतौर से वेस्टर्न बॉर्डर से। और एक और बात है कि इससे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की जो ऑपरेटिंग क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ जो कि सारस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। सारस मार्क 2 जिसे कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी तैयार कर रही है, अब वे इसके क्रिटिकल डिजाइन स्टेज में पहुंच गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के लिए ओपन एयर इंजन टेस्ट बेड और रियल टाइम फ्लाइट सिमुलेटर्स को भी सेटअप किया गया है फैसिलिटी के अंदर, जहां पर अलग अलग सिस्टम और सब सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा और सारस मार्क 2 का रोल आउट 2024 में किया जाएगा। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी की फर्म मोटरटॉर्क ने भारत को अपने नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकली पावर टू विंग टक्स को भारत को दिया है। हालांकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑन बोर्ड से। दरअसल ये जो टक्स होते हैं इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स को डेक में पार्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनका इस्तेमाल फिलहाल MiG-29K को मूविंग कराने के लिए किया जा रहा है। और इन टक्स की सबसे खास बात यह है कि ये रिमोट से कंट्रोल हो जाते हैं और ये टक्स फाइटर जेट्स की जगह बदल देते हैं। मोटरटॉर्क LBC जो टोइंग टक्स है ये 50 टन तक के एयरक्राफ्ट को मूव करा सकते हैं। साथ ही ये जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ है और इसे रेडियो रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है केवल एक ऑपरेटर के द्वारा, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में जो कंजेस्टेड स्पेस होता है वहां पर फाइटर जेट्स को पार्क करा सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। अभी तक आप सब लोगों की मैं कमेंट पढ़ता हूं तो उसमें ये चीज सबसे ज्यादा आती है कि भारत केवल जो सर्विलांस वाले ड्रोन्स है उन्हें या तो बना रहा है या फिर उनको खरीद रहा है। ऐसे में भारत को आर्म ड्रोन्स की सख्त जरूरत है। अब इस कमी को भारत की ही स्वदेशी कंपनी पूरा कर रही है। दरअसल भारत की जो पारस एरोस्पेस है
उन्होंने अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल की एक तस्वीर जारी की है, जिसे कि डिफेंस एक्सपो 2022 में भी दिखाया जाएगा। और ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा, जिसे कि कंपनी ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार किया है। और इसका कन्वेंशनल मिग विंग डिजाइन है और इसका वजन 5 टन का है। और ये 1 टन के जो पेलोड्स हैं उन्हें अपने हार्ड पॉइंट्स पर ले जा सकता है, जिनमें कि आप आसानी से लेजर गाइडेड म्यूनिशंस, लाइट वेट माइक्रो म्यूनिशंस इसमें लगा सकते हैं। और इस यूएवी को पावर देंगे 2 टर्बोप्रॉप इंजन और इसके विंगलेट्स इसकी ऑपरेटिंग क्षमता को बढ़ाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा इसकी बेली पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड्स भी लगाए जाएंगे। वहीं पारस एरोस्पेस का कहना है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और काउंटर मेजर सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। और साथ ही इसमें डुअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर टू एयर रडार, कोलाइजन अवॉइडेंस रडार, एडवांस सिंथेटिक रडार भी इसमें लगाया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा एक हथियारबंद ड्रोन स्वदेशी रूप से आने वाले कुछ सालों में आपको दिख जाएगा। और आपके कमेंट का जवाब भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आप कहते हैं कि भारत केवल सर्विलांस वाले ड्रोन्स खरीदता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि जापान और भारत को लेकर आ रही है। जापान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत जापान से यूनिकॉर्न सिस्टम को खरीदने जा रहा है। और इस यूनिकॉर्न सिस्टम को जापान ने अपनी हाल ही में शामिल की गई जो मोगामी क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं उनमें लगाया है, जिसका इस्तेमाल जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स करती है। वहीं जापान और भारत ने अभी हाल ही में यूनिकॉर्न सिस्टम के हस्तांतरण के लिए भी सहमति जताई है। अब आपको बता दें कि ये यूनिकॉर्न है क्या चीज। दरअसल इसको यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना इंटीग्रेटेड मास्ट भी कहा जाता है। ये बार शेप डोम है, जिसमें कई स्टेल्थ एंटीना लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल टैक्टिकल डेटा लिंक, टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन स्वीट्स, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्वीट्स के साथ है। एक ही संरचना में स्टेल्थ एंटीना का होने का मतलब यह है कि ये जो यूनिकॉर्न सिस्टम है ये रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना मिग-29 जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, यानी कि मिग-29 यूपीजी, इनका अब दूसरा जीवन विस्तार कार्यक्रम यानी कि सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू करने वाली है, जिससे कि इनकी सर्विस लाइफ 40 से 50 साल तक बढ़ जाएगी। इसके पीछे का कारण आप सबको मालूम है, स्क्वाड्रन्स हमारे पास नहीं है ज्यादा और नए फाइटर्स को शामिल होने में वक्त लग रहा है। यही नहीं दोस्तों, इनका जो पहला लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया गया था वो सन 2000 के दशक में शुरू किया गया था। उस दौरान जो तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी साहब थे, उन्होंने कहा था कि मिग-29 के तकनीकी जीवन को 25 से बढ़ाकर 40 साल किया जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करेगी। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि मिग-29 विमान का बेहतर तकनीकी जीवन 2025 में समाप्त होना शुरू हो जाएगा और स्क्वाड्रन की घटती ताकत और मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि मिग-29 यूपीजी का जो जीवन काल है उसे बढ़ाया जाए। और ये जो पूरा प्रोसेस है यानी कि सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, वो नासिक के पास जो भारतीय वायुसेना का नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो है वहां पर किया जाएगा, जहां पर रूसी मूल के लड़ाकू विमानों की मरम्मत और ओवरहॉलिंग की जाती है। अब कहा जा रहा है कि इसमें भारतीय फर्म भी हिस्सा लेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि चीन ताइवान को लेकर आ रही है। अब ये बात तो साफ हो गई है, आज दोस्तों एक बात साफ हो गई है कि चाइना ताइवान को हल्के में नहीं लेने वाला और ताइवान को वो अपने देश में शामिल करने का मन बना चुका है। इसके लिए चाहे चीन को अपनी सेना तक क्यों न उतारनी पड़ जाए, चीन पीछे नहीं हटेगा। ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में कह दी है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति ने उद्घाटन के मौके पर हांगकांग और ताइवान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि चीन ने हांगकांग पर व्यापक नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने हांगकांग को एक नए चरण में प्रवेश कराने में मदद की है। वो अब बेहतर तरीके से फलने फूलने के लिए तैयार है। हमने ताइवान समस्या का हल करने के लिए भी अपनी नीति तैयार कर ली है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि हमने ताइवान की स्वतंत्रता और विदेशी हस्तक्षेप में अलगाववादी गतिविधियों का डटकर विरोध किया है। चीन की तरफ से बात तो साफ हो गई है कि वो ताइवान को पूरे मूड के साथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात ताइवान को कितनी हजम हुई है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। दरअसल इस तरीके की धमकी सुनने के बाद ताइवान भी बौखला उठा है। ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल ने कहा है कि हमारे देश को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति गलत है और कोई नई सोच वो पेश नहीं करती। काउंसिल ने कहा कि ताइवान एक संप्रभु देश है, ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। हमारे देश के लोग 1992 में बनी आम सहमति को भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। ताइवान में हांगकांग की तरह एक देश दो प्रणाली फॉर्मूला कभी लागू नहीं हो सकता। काउंसिल ने यह भी कहा कि ताइवान का भविष्य तय करने का अधिकार हमारे नागरिकों के हाथ में है। और ताइवान की तरफ से दोस्तों ये जो बयान आया है इससे चाइना का चिढ़ना तय है, क्योंकि ताइवान को ऑलरेडी अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ है, तो ऐसे में ताइवान ने भी हुंकार भर दी है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, स्काई पावर इंटरनेशनल जो कि यूएवी के इंजन को तैयार करती है और ये कंपनी टू स्ट्रोक कंबशन और व्हीकल इंजन को अनमैन्ड एरियल सिस्टम और हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए बनाती है
और अब उन्होंने भारत की जीरोसम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वे भारतीय बाजार के लिए इन यूएवी ड्रोन्स को तैयार करेंगे और नए इंजनों पर काम करेंगे। स्काई पावर इंटरनेशनल अनमैन एरियल व्हीकल्स के लिए बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी को तैयार करती है। अब वो इस साझेदारी से काफी खुश भी हैं। उन्होंने कहा कि देश को महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण में ये पूरी तरीके से मेल खाता है। वहीं जीरोसम टेक्नोलॉजी ने कहा कि हम भारत और दुनिया के लिए अगली पीढ़ी के इंजनों का सह विकास करने की योजना तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।